सबसे पूछना चाहिए कि हमको डालो। इंडिया, अभी आपने बोला कि प्रणव राव जी बता रहे थे कि हम इक्वल हैं। 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आपके पास, इतने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस में इंडिया के लोग जाते हैं। लोगों को आपको आके इनवाइट करना चाहिए। यहां तो लोग इनवाइट करेंगे, यहाँ ये बॉडी बिल्कुल डिसफंक्शनल हो जाएगी, जैसे G8 बिकेम G20 ऑटोमेटिकली। ये भी अपने आप ही होगा। इंडिया कोई भी आता है, हमको सपोर्ट करोगे, इन लोगों को आके बोलने दो कि हम सपोर्ट करेंगे। ये बात यहाँ पर ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है, क्या अब ये एक भावनात्मक मुद्दा, इमोशनल इशू नहीं रह गया है? जापान कभी भी यूएनएससी का मेंबर नहीं रहा, इजराइल कभी भी यूएनएससी का मेंबर नहीं रहा, लेकिन उनका जो दबदबा ग्लोबल पॉलिटिक्स पर है वो हमेशा रहा है। हिंदुस्तान अगर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है अगले 20 साल के अंदर, तो आपका दबदबा तो अपने आप बन जाएगा। मैं तो यहां संजय के साथ सहमत हूं कि अगर इंडिया को एक ग्लोबल सेंस में, जियोपॉलिटिकल सेंस में इंपॉर्टेंस होना है, तो वो इकोनॉमिक पावर बन के ही बन सकता है। ये हम जो सोचते हैं कि हम यहां बैठ के डेमोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे सबसे पूछूं और अमेरिका हमें सपोर्ट करेंगे, ये सब करने से कुछ फायदा नहीं है। मेरे ख्याल में आगे जाकर इंडिया को अपने इकोनॉमिक सुप्रीमेसी पे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। मैं यहाँ पे एक मिनट, मैं अतुल कुमार रंजन आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल जाती है, तो आपका जो इलाका है राजनीति का, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बहराइच है वहां पर, और तमाम जगह हैं, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, गरीब इलाके हैं, वहां के लोगों पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पर अमेरिकन आके कंपनी लगाते हैं तो उसका असर पड़ेगा। पंकज जी, बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल तो मैंने अपने पहले दौर में कहा था कि 8.5% का विकास दर और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, सेंसेक्स 21,000 का छलांग मार गया अपने देश के अंदर, तो हमारे घोसी, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ और मऊनाथ, भंजन और बहराइच पर तो उसका असर नहीं पड़ा। अगर सूचकांक के आधार पर ही देश के विकास की बात अगर कर लेते, तो यूनाइटेड नेशन के जो तमाम सामाजिक स्थितियों पर रिपोर्ट है, वो हिंदुस्तान की श्रृंखला श्रीलंका से नीचे नहीं जा रही होती। प्रश्न यह है कि राजनीतिक दबाव इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक स्थिति में भारत अपनी अगर भूमिका एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में रख रहा है, तो विश्व राजनीति में भी अपनी स्थिति रखना चाहते हैं। और यहीं पर मैं कहना चाहता हूं कि ओबामा जी और ओबामा जी के अमेरिका, और अमेरिका की चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, और जबकि ओबामा आ रहे हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की हार है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन की बढ़त है, तो क्या ओबामा जी भारत के साथ सहयोग के नाम पर, भारत के कंधे पर बंदूक रख करके चीन के साथ अपने संबंधों को नए तरीके से निरूपित करने का अगर राजनीतिक अर्थशास्त्र लेकर आ रहे हैं, तो भारत की सत्ता के चलाने वालों को होशियार रहना पड़ेगा। और हमें इस स्थिति का फायदा निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने में अमेरिका को साफ साफ कहना पड़ेगा कि वो हाँ करते हैं या ना करते हैं। जी बिल्कुल, आपने बात कही वो कही, लेकिन आपने ये बात जो है वो भी रखने लायक है कि यूनाइटेड नेशंस जो है, यहां पर मैं जल्दी से एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो एरियाज हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं, आजमगढ़ की वो बात कर रहे हैं, बहराइच की वो बात कर रहे हैं, बाकी जो इलाके उनकी बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे डील्स आजकल हो रहे हैं संजय पुरी, वो उनमें ये इलाके नहीं आते। हिंदुस्तान 70% जो है वो अभी भी गांव में रहता है और उसका 50% हिंदुस्तान कम से कम एग्रीकल्चर से काम करता है। मैं फिक्की की रिपोर्ट देख रहा था, ये 6 पेज की रिपोर्ट है, इसमें एक पैरा इस बारे में भी है कि एग्रीकल्चर में कहां कहां हमें सपोर्ट मिल सकती है। उसमें बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात है, एग्री मार्केटिंग की बात है, रिस्क मैनेजमेंट की और एग्रीकल्चर की बात है, और फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है एग्रीकल्चर के लिए। इसके बारे में बराक ओबामा क्यों नहीं बोलते? क्यों बोइंग की बात करते हैं, हम जनरल इलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, हम बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, आम हिंदुस्तानी की अगर वो बात करें, जैसे उन्होंने धारावी के बारे में कहा, तो उससे ज्यादा असर हिंदुस्तान के मानस पे पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे, बराक ओबामा के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, टॉम विल्सैक, तो आप कल और परसों देखोगे एग्रीकल्चर की अनाउंसमेंट्स भी होंगी, तो उसमें काफी फर्क पड़ेगा। काफी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं एग्रीकल्चर, बिकॉज ये बहुत कोर एरिया है। पर आपकी बात सही है, हनीवेल, जीई के सीईओज को लाने के बदले स्मॉल मीडियम साइज के अगर बिजनेसेस को लाएं, क्योंकि अमेरिका का कोर जो है
जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है 100% एसएमई सेक्टर से होती है। और इंडिया में भी एसएमई सेक्टर जैसे आप बोलते हो आजमगढ़ है, अलग अलग जगह, वो उनको भी वहां डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की ओर से भी इस ओर इशारा जो है वो जाना चाहिए साफ साफ कि हमें जो है बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत है, हमको एवॉक्स की जरूरत है और टर्बाइन पावर इंजीनियरिंग की जरूरत है, लेकिन साथ में उस छोटे आदमी के लिए भी जरूरत है जिसके बारे में उन्होंने बात की, जो धारावी में रहता है, और उसको साथ लिए बिना हिंदुस्तान की कोई सरकार आगे नहीं चल सकती। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे अब राजनीति की। क्या राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो उठ रहे हैं और किस तरह से वो उठ सकते हैं। ओबामा हिंदुस्तान में हैं और पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पहले टर्म में हिंदुस्तान आने का काम ये किया है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ओबामा हिंदुस्तान बहुत जल्दबाजी में आ गए हो। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, इससे पहले वो कनाडा जा चुके हैं, ब्रिटेन जा चुके हैं, फ्रांस जा चुके हैं, जर्मनी जा चुके हैं, चेक रिपब्लिक जा चुके हैं, टर्की जा चुके हैं, इराक जा चुके हैं, मैक्सिको जा चुके हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो जा चुके हैं, सऊदी अरेबिया जा चुके हैं, इजिप्ट जा चुके हैं और इटली जा चुके हैं, वेटिकन सिटी जा चुके हैं, घना जा चुके हैं, डेनमार्क जा चुके हैं, जापान जा चुके हैं, सिंगापुर जा चुके हैं, चीन जा चुके हैं, नॉर्वे जा चुके हैं, डेनमार्क जा चुके हैं, अफगानिस्तान भी वो जा चुके हैं। तो ये अगर हम देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि अमेरिका जो है वो पिछले कई सालों से उसका जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है और इस समय मंदी पर काबू करने के लिए बराक ओबामा ने जिस तरह से नए रेगुलेशंस वो लाए हैं उससे वॉल स्ट्रीट जो है वो उनसे नाराज है। इकोनॉमिस्ट में जो स्टोरी आई है डैम्प स्क्विब यानी कि ठंडा पानी, अमेरिका की बराक ओबामा की इस विजिट के बारे में उन्होंने लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि द इंडियन विजिट स्टार्ट्स ऑन अ सॉम्बर नोट, यानी कि वो भी ठंडा पानी पड़ा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल है, जो मैंने आपको दिखाए भी अभी आंकड़े, उनका ये कहना है कि द वॉल स्ट्रीट इज अगेंस्ट ओबामा। वॉल स्ट्रीट क्योंकि उनके खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने बहुत कड़े कदम उठाए हैं मंदी से निपटने के लिए, इसलिए वो दलाल स्ट्रीट आए हैं और इसीलिए वो अब बाकी मुल्क है वहां जा रहे हैं। आपको जल्दी से बता दें कि इस समय अमेरिका का हाल जो है वो कितना खराब है। ये देखिए कि यहाँ हिंदुस्तान के बाद में अमेरिका वो इंडोनेशिया जाएंगे, दक्षिण कोरिया जाएंगे, जापान जाएंगे और ये चीन है। और ये जो घाटा है अमेरिका का, डेफिसिट उनका आप देख लीजिए, $1,73,402 मिलियन का घाटा है चीन के साथ में, जो कि आप समझ लगते हैं 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है। हिंदुस्तान की हमारी जितनी इकोनॉमी है, जापान और चीन से जितना घाटा है वो हिंदुस्तान की पूरी जीडीपी है। आप ये देख सकते हैं। और ये बाकी जगह यहां पर भी जा रहे हैं और सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं कि इन मुल्कों से अमेरिका के अगर आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं तो उनको, उनके जो आलोचक घर पर बैठे हैं, वॉल स्ट्रीट में जो उनके खिलाफ बैठे हैं, उन पर काबू करने पर उनको थोड़ी सी आसानी होगी। संजय, मुझे ये बताइए कि कितना बड़ा खतरा है डेमोक्रेट पार्टी के लिए और बराक ओबामा के लिए ये वॉल स्ट्रीट का उनके खिलाफ जाना? तो वॉल स्ट्रीट ने बेसिकली बोल दिया कि वो बराक ओबामा को सपोर्ट नहीं करते, उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने ये पिछले जो कांग्रेसनल इलेक्शन हुए थे, उन्होंने काफी कैंपेन फंड्स रेज किए थे उनके अपोनेंट्स के लिए। तो काफी फर्क पड़ता है उसके लिए, क्योंकि काफी फंडिंग हुई है उनके खिलाफ। और वॉल स्ट्रीट बेसिकली ने भी फैसला किया कि $1 ट्रिलियन है जो कंपनीज लेके बैठी हुई हैं, वो पकड़ के बैठी हुई हैं, वो स्पेंड नहीं कर रही। वो बोलते जब तक पॉलिसीज चेंज नहीं होंगी हम